वक्त की बड़ी खबर के साथ RIL डिज्नी डील को CCI की मंजूरी मिल गई है। इसी मंजूरी के साथ अब ये जेवी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाएगी। 70,000 करोड़ से ज्यादा की इस डील के बाद भारत के मीडिया जगत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहला सवाल यही कि रिलायंस डिज्नी डील को CCI की मंजूरी मिल गई है, डिटेल्स क्या है इस पूरी डील की? देखिए, एक बड़ी डील को मंजूरी मिलते हुए दिखाई पड़ी है और रिलायंस और हॉटस्टार की तरफ से जो डील थी, ये करीब 70,000 करोड़ रुपए की डील है, इसको CCI की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल इस डील के बाद जो हिस्सेदारी है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 16.34% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा, वायोकॉम जो कि 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा और डिज्नी करीब 36.84% के आसपास की हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि अगर आप मेजरली देखेंगे तो इस डील में मेजर हिस्सेदारी रिलायंस और बाकी कंपनियों की तरफ से, एसोसिएट कंपनी की तरफ से होगी। करीब रिलायंस की तरफ से इस डील में 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जाएगा और जो इस पूरी डील की वैल्यू रहेगी वो करीब 70,352 करोड़ रुपए के आसपास इस डील की पूरी वैल्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस डील के बाद एग्जीक्यूशन जब होगा तो नीता अंबानी जी इस कंपनी की नई चेयरपर्सन होगी, इस नए जेवी की, और साथ ही साथ उदय शंकर सर जो होंगे वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पर इस नए जीवी में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इस डील के कुछ और एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो उसमें डिज्नी, हॉटस्टार, स्टार इंडिया के जो तमाम चैनल्स हैं वो इस डील के बाद इस जेवी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ इस डील के बाद जो बड़ी पिक्चर है वो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा OTT सब्सक्राइबर होंगे, सबसे ज़्यादा 120 से ज़्यादा चैनल होंगे और देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस की तरह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुमित, अगर मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव या सिनेरियो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो एक हाल में ही PWC की एक रिपोर्ट आई थी तो उनका ये मानना है कि जो सालाना ग्रोथ है इस सेक्टर में वो करीब 9 साढ़े 9.10% के आसपास का है और 2027 तक इसका साइज $73.6 बिलियन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भारत का जो वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट है वो भी करीब 6,850 करोड़ था 2022 तक, आते आते 2025 तक अनुमान है कि करीब 9100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। OTT मार्केट भी जो भी करीब $2.5 बिलियन के आसपास का ये OTT मार्केट है, ये बढ़कर रफली 5.7 बिलियन या 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ओवरऑल सब्सक्राइबर की सिचुएशन है, किस तरह की सब्सक्राइबर्स की सिचुएशन है। सबसे पहले अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो अमेजन प्राइम करीब 5.9 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, हॉटस्टार 3.8 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है, जियो सिनेमा 1.2 प्लस करोड़ सब्सक्राइबर है, सोनी लाइव करीब 1.2 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है और ZEE5 पर करीब 75 लाख प्लस सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन होता है तो जियो सिनेमा सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तमाम जो कंपनी का इंटीग्रेशन है उसके बाद। इसके अलावा स्पोर्ट्स राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग में एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर ये शुमार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तेजी से बढ़ते जो मीडिया सेक्टर है उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा इस पूरे जेवी के बाद। और सिंगल ऐप में आपको जियो सिनेमा, हॉटस्टार जैसे जो इंटरफेस है वो यूज़ करने को मिलेंगे। सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़े, तो एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस के अंदर। चलो, तो इस डील पे आगे और भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह मौजूद भी हैं। गौरांग, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये डील एक बड़ी मीडिया स्पेस में री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ की बातचीत पहले भी हुई है, लेकिन अब ये CCI की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस पूरे अप्रूवल के बाद और इस खबर के ऊपर आपका क्या टेक है? सुमित, अभी धन्यवाद आपका और सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो अभी जिस प्रकार से आप विश्लेषण कर रहे थे, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा अगर ये मनोरंजन, खेल कूद, सिनेमा वगैरह में खास करके ये जो OTT प्लेटफॉर्म का युग चल रहा है और जिस प्रकार से उपभोक्ताएं यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक सीधा फायदा जियो सेल्युलर सर्विसेज को भी होगा क्योंकि ये भी कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है। और एक अनुमानित आंकड़ा जो आप बता रहे थे, साल दर साल जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, जाहिर है एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोवाइडर के रूप में और जिस तरीके से ये जो साझा करार किया है, मौजूदगी के रूप में एक सबसे बड़ी कंपनी उभर करके आ सकती है। और ये अनुमति आने का समय भी मेरे ख्याल से काफ़ी रोमांचक है क्योंकि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM है। मेरे ख्याल से अगर वहाँ पर चेयरमैन साहब कुछ घोषणाएं करते हैं इसको लेकर के और ज़मीनी स्तर पर
जिस प्रकार से ये धीरे धीरे करके एक के बाद एक जो अनुमति मिलती जाएगी, वास्तविकता के बहुत करीब आकर के खड़ा हो जाएगा। तो गौरांग, देखिए बहुत सारी चीज़ें एजीएम में निवेशक सुनना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये कंपनी ऑयल एंड गैस से लेकर ऑयल टू केमिकल, देन टू टेलीकॉम, देन टू आईटी इनेबल सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट प्लस ग्रीन एनर्जी, इन सब पे एक्सपैंड कर रहे हैं और उस पर ही अलग अलग टेक आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आपकी तरफ से क्या उम्मीदें आप लगा रहे हो एजीएम को लेके, और इस डील के बाद किस तरह की री रेटिंग आप स्टॉक की देख रहे हो? कोई टारगेट्स? देखिए, टारगेट के रूप में तो 3,400 के लक्ष्यांक है, और जब कभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम होती है तो बाजार में चर्चा और उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है सुनील। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल जो घोषणाएं करेंगे, एक तो जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वो, दूसरा जो भी मतलब ऊर्जा से जुड़ी हुई जो भी कारोबार है वहां पर मेरी दिलचस्पी ज्यादा रहेगी कि क्या किस प्रकार से आगे बढ़ने के इनकी योजनाएं हैं, कारोबार किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत जियो सेल्युलर सर्विसेज का कारोबार भी आता है, उसको लेकर के क्या टिप्पणियां हैं, और आज ये जो अनुमति मिली है सीसीआई की तरफ से, उसको लेकर के अगर कुछ और विश्लेषण करते हैं तो मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण काफी आ जाएगा। काफी कुछ बदलाव हुआ है पिछले 5 से 10 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जिस प्रकार से नए नए कारोबार जुड़े हैं, जिस प्रकार से उस नए कारोबार ने योगदान दिया है और एक नक्शा सामने रख दिया है कि किस पथ पर ये कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये विश्लेषण मेरे ख्याल से हमारे और आपके लिए, सभी के लिए ज़रूरी होगा। और जैसे हमने बताया, बुनियादी तर्क के आधार पर तो काफ़ी लंबे समय से हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दी है, और तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल जो आंकड़े लेकर के आते हैं, हमने निरंतर हमारा लक्ष्यांक ऊपर की तरफ बढ़ाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और इस खबर पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाकी रिलेटेड न्यूज़ फ्लोज के बीच में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू दीपाली। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि ये डिस्क्लेमर भी ज़रूरी है कि आप जो चैनल सीएनबीसी आवाज़ देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। तो सुमित, आप हमारे साथ बने रहे, मार्केट अपडेट के लिए एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद ऊपरी स्तर से बाजार फिसल गया। सेंसेक्स 74 अंक चढ़कर 81,786 पर, तो वहीं निफ्टी की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। निफ्टी 35 अंक चढ़कर 25,052 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स भी रिकॉर्ड क्लोजिंग पर बंद हुआ। तो डिटेल सुमित से लेते हैं। तो सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में तेजी रही? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको फार्मा का ही दबदबा दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला नाम आता है एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री का, 7% तेजी, विप्रो 4% ऊपर। फार्मा में से डिवीज लैब करीब 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2.25% की तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में मारुति, एशियन पेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेज और श्रीराम फाइनेंस आधा से लेकर 1.5% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप में से एलटी टेक करीब 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक 3.5% ऊपर, बीएससी 3% ऊपर और कोफोर्ज करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में टाटा एलेक्सी लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, नायका 4% नीचे, जी एंटरटेनमेंट 3.5% नीचे और पीबी फिनटेक 2.5% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। एफ&ओ में बढ़ने वाले शेयरों में एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, ग्रेन्यूल्स इंडिया, ट्रेंट लगातार तेजी में नए रिकॉर्ड स्तरों पर और आईएक्स 4% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में क्रॉम्पटन करीब 1.5% नीचे, बंधन बैंक 2% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल और एबी फैशन करीब 1.5 से लेकर 2% तक की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी।